2021 में अफगानिस्तान और म्यांमार, 2022 में पाकिस्तान और श्रीलंका, 2023 में मालदीव्स, 2024 में बांग्लादेश और अब 2025 में नेपाल में आई अस्थिरता ने यह साबित कर दिया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जब भी किसी एक देश में इस प्रकार की अस्थिरता आती है तो वो पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व को प्रभावित करती है। यहाँ भारत की आने वाले समय में क्या भूमिका होगी और ये जो बिछड़े हुए दोस्त थे ये आपस में किस प्रकार से मिल रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो नेपाल में जो आई क्रांति, सोशल मीडिया बैन के बाद जेन जी का रिवॉल्यूशन, 22 छात्रों की हत्या, उसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का दबाव में इस्तीफा देना, प्रधानमंत्री का आवास, वित्त मंत्री का आवास, संसद भवन और पूर्व प्रधानमंत्री के आवास जलाने में उनकी पत्नी का जल करके मर जाना, ये सारी घटनाएं हुई और इसके बाद आज नेपाल वापस से स्थिरता को तलाश रहा है। जब केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। नेपाल कि हमेशा से ये परंपरा रही है कि जब भी नया प्रधानमंत्री बना है तो पहली बार वो भारत आता है। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार अपने टर्म में इसको तोड़ते हुए, इस प्रथा को तोड़ते हुए वो चाइना जाते हैं और चाइना के साथ ऐसा अनुबंध और करार करते हैं कि ये प्यार बढ़ता ही चला जाता है। इतना बढ़ जाता है कि जब नेपाल को तेल की ज़रूरत होती है तो वो भारत के पास न आकर के चाइना के पास चला जाता है। इवन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सड़क, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, चाइना ने हैवी अमाउंट में नेपाल में इन्वेस्टमेंट भी किया है। अयोध्या में जब श्री राम मंदिर बना और पूरा विश्व इसकी वाहवाही किया तब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा कि यह मंदिर नकली मंदिर है, असली मंदिर तो नेपाल में होना चाहिए। उन्होंने योग को भी भारत का न बताते हुए नेपाल का बता दिया। तो ऐसे केपी शर्मा ओली की सरकार का जाना कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल में राजधानी काठमांडू में एक ऐसा लड़का जो इंजीनियर है, रैपर है, पूरी जनता के बीच में, खासकर जेन ज़ी के बीच में अपनी लोकप्रियता के साथ में निर्विरोध चुनाव जीतता है, निर्दलीय चुनाव जीतता है, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी दल के, और काठमांडू के हीरो के रूप में उभर करके सामने आता है। जब ये जेन ज़ी की क्रांति हुई तो वो शुरू तो हुई थी सूडान गुरुंग के जो एक ग्रुप है हामी नेपाल, उसके नेतृत्व में, लेकिन धीरे धीरे ये साइड लाइन होते गए। जैसे बांग्लादेश का जो युवा जिसने क्रांति की थी बांग्लादेश में, आज वो साइड लाइन हो चुका है और 3 माह में जो वहाँ चुनाव होने वाला था, आज 13 माह हो गए हैं, वहाँ सेना की सरकार चल रही है। तो ये साहब जो है बालेंद्र शाह, इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मास्टर्स भारत में कर्नाटक के विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट से किया है, जबकि ये बात इसकी कभी नहीं करते हैं। इनके भारत प्रेम के बारे में यदि मैंने बताऊं तो ये काठमांडू में जब इनकी पहले बार कभी ऑफिस जाते हैं तो वहां इन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप लगवाया, जहां शिमला, अल्मोड़ा, बिहार, सिक्किम और बंगाल के क्षेत्रों को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताया। भारत के लिए इनका प्रेम और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जहां इन्होंने काठमांडू में बॉलीवुड फिल्मों को पूरे तरीके से बैन कर दिया था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद इसे हटा दिया गया। आज की स्थिति में यदि हम बात करें तो सुशीला कार्की, जो नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, जिनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये पढ़ी हुई हैं, तो इनको नेतृत्व दी गई है अंतरिम सरकार की। और आने वाले समय में हो सकता है चुनाव हो, तो हमें और भारत को और पूरे विश्व को ये देखना होगा कि भाई कौन यहाँ पर नेता के रूप में सामने आता है और भारत के लिए इसके आगे क्या मायने हो सकते हैं। यदि हम लोग बात करें तो हमने बात की 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है और आज स्थिति ये है कि अफगानिस्तान की 97% जनता गरीबी रेखा से नीचे चली गई है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। म्यांमार में 2021 में आंग सान सू की, जो एक बहुत बड़ी महिला आंदोलनकर्ता के रूप में सामने आई लोकतंत्र के लिए म्यांमार में, उनको नेपाल की जो म्यांमार है उसकी सेना के द्वारा दबा दिया गया और आज भी वहां सेना का शासन है, जहां लगभग 6000 से भी ज़्यादा लोग जो आम नागरिक हैं वो सेना से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। आज भी जंगल में एक गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह सेना के साथ में वहां की आम जनता लगी हुई है। 2022 की मैं बात करूं तो यहाँ इमरान खान की सरकार गिरने के बाद में शहबाज शरीफ की सरकार बनती है और सभी को पता है कि मुख्य जो नेतृत्व करता है वो आसिम मुनीर हैं, जो फ्रंट से पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात ये
कि यदि श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका में जो राजपक्षे की सरकार थी, जो प्रो चाइनीज सरकार थी, इसको भी वहाँ की जो जनता थी, वहाँ का जो यूथ था, उसने तंग आकर के इसको हटा दिया और यहाँ भी अभी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। 2023 में यदि हम आए तो मालदीव्स की स्थिति में आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर चाइना का झंडा लगाया हुआ। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज की स्थिति में जो मालदीव्स की जीडीपी है उसका 134%, यदि 100 रुपए जीडीपी है तो 134 रुपया उसका ऋण हो चुका है, कर्ज हो चुका है, और इसलिए ये लगभग 92,000 करोड़ रुपए कर्जदार हो चुका है चाइना का। यानी चाइना ने कहीं ना कहीं मालदीव्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो यहाँ भारत की क्या स्थिति होने वाली है आगे? बांग्लादेश में हम लोग देखें तो यहाँ भी सेना की सरकार दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में नेपाल के अंदर क्या स्थिति हो सकती है। जब अभी टैरिफ वॉर की बात हुई थी तो थोड़ा सा टकराव इनके बीच में दिखाई दिया था, और रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ आते हुए दिखाई दिए थे, और विश्व के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ये बात उठने लगी थी कि अब एक नया शक्ति समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा अमेरिका के विरुद्ध। लेकिन जहां आपस में दोनों भाइयों के बीच में ट्वीट वॉर खत्म हो चुकी है और दोस्ती का पैगाम सामने आ रहा है, ये इस चीज को दिखाता है कि हम आज वैश्विक राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न कोई हमारा परमानेंट दोस्त है, न कोई हमारा परमानेंट दुश्मन है। समय के हम हिसाब से हमें पैराडाइम शिफ्ट करना होता है। यदि मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोग्राम के बारे में अमेरिका ने ही सबसे पहले भारत को बताया था, जहां अमेरिका, चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। ग्वादर पोर्ट इसने बना दिया है पाकिस्तान में, चिटागोंग जो बंदरगाह है ये इसने बना दिया है, क्यों म्यांमार में बना दिया है, हम्बनतोता श्रीलंका में, और मालदीव्स और सेशल्स की स्थिति तो आपको पता ही है, कर्ज वाली, और डिजिबूती अफ्रीका में। तो इसके खिलाफ भारत ने क्या करना शुरू किया था? तो भारत ने इसके खिलाफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगाई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहने का मतलब अब अपने वो पूर्वोत्तर देशों की ओर देखना शुरू करता है, जहां जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर के क्वाड बनाते हैं, और इन सब का उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन के अंदर शक्ति संतुलन बना रहे, यानी कहीं ना कहीं इस रीजन में चाइना ओवर पावर करने का प्रयास न करे। और इसके लिए इंडिया और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि जो छोटे छोटे जो देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे फिर वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सब जगह लोकतांत्रिक सरकार रहे। यही हमारी सोच है। लेकिन भारत ये भी नहीं चाहता कि वो अकेला इन छोटे देशों के ऊपर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई दे, और यहीं वो अमेरिका का साथ चाहता है, एक रणनीतिक साझेदारी, एक आर्थिक साझेदारी के लिए, क्योंकि अमेरिका का भी लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है। ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये तकनीकी सहयोग भी दे सकता है, निवेश भी कर सकता है, और इसलिए आज यहाँ जो इनिशिएटिव ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, ICET प्रोग्राम जो अमेरिका भारत में चला रहा है, ऐसा ही एक प्रोग्राम अमेरिका नेपाल में भी चला रहा है, MCC प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत हम इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं, शक्तियों का संतुलन चाहते हैं। तो आने वाले समय में ये देखना बड़ा गजब होगा कि इस पर रशिया और चाइना की क्या प्रतिक्रिया होती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।